हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की आर्थिक विकास के माप की, जिसका नाम था PQLI, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आर्थिक विकास के एक और मापक की बात करेंगे, जो है मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो मानव विकास सूचकांक की धारणा है, इसका प्रतिपादन यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट में किया और तब से लेकर अब तक UNDP हर साल एक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। एक्चुअली इस इंडेक्स को डेवलप किया है टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट ने, जिसमें मुख्य नाम आता है पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट हैं महबूब उल हक का, और उन्होंने उनके साथ बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा, लेकिन जिसमें मुख्य नाम भारतीय अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का है। इन सभी के एक सामूहिक सहयोग से मानव विकास सूचकांक का निर्माण संभव हो पाया। जो मानव विकास सूचकांक है, ये बहुत सारे मानव विकास के पहलुओं की व्याख्या करता है। इसमें सिर्फ मानव विकास के एक पहलू जैसे कि आय को नहीं लिया गया, ये बहुत सारे पहलुओं की व्याख्या करता है। इससे पहले कि हम मानव विकास सूचकांक का मीनिंग समझें और उसको बनाना सीखें, हमें सबसे पहले मानव विकास का मतलब पता हो। जो मानव विकास है उसका मतलब मानव विकास रिपोर्ट 1997 के अनुसार मानव विकास लोगों के चयनों को विस्तृत करने और प्राप्त हुए कल्याण के स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग अचीव्ड। मतलब कि मानव विकास जो सूचकांक है उसकी जो धारणा है, उसमें आर्थिक विकास के केवल एक चुनाव जैसे इनकम को नहीं लिया गया। जो मानव विकास की धारणा है चयन और कल्याण, आय चयन और कल्याण के स्तर से आगे निकल जाती है। आय के अतिरिक्त और भी बहुत सारे चॉइसेस या चुनाव होते हैं, जैसे कि शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, हमारा भौतिक पर्यावरण किस तरह का है, राजनीतिक स्वतंत्रता की, लोगों को घूमने की बोलने की स्वतंत्रता है, निर्णय डिसीज़न मेकिंग में उनकी कितनी उनका रोल है, राजनीतिक शक्ति में उनकी कितनी उनको आर्थिक सहभागिता दी जा रही है। तो ये सारे चुनाव भी आम चुनाव की भांति महत्वपूर्ण है। तो मानव विकास की जो धारणा है वो इन सभी पक्षों को ध्यान में लेती है। तो इस तरह से ये धारणा परंपरावादी धारणा की तुलना में विकास की एक विस्तृत धारणा है, और ये आर्थिक विकास को मानव दशा को चारों ओर से सुधारने की दृष्टि से काम करती है। जो मानव विकास सूचकांक है वो एक संयुक्त माप है आर्थिक विकास का, और इस धारणा के अंतर्गत विभिन्न देशों में 3 तरह के सूचकों को लिया जाता है। फर्स्ट है जीवन अवधि, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये जिसे हम जीवन दीर्घता भी बोल देते हैं, कि एक व्यक्ति जो एक नवजात शिशु है वो कितने वर्ष तक जीवित रहता है, उसको जीवन दीर्घता या जीवन प्रत्याशा हो गई। दूसरा इसमें जो सूचक लिया गया है वो है एजुकेशन या शिक्षा या ज्ञान प्राप्ति का स्तर, और इसे मापा जाता है 2 तरह के तत्वों से। एक है प्रौढ़ साक्षरता दर, एडल्ट लिटरेसी रेशो या रेट, और दूसरा है ग्रोस या कंबाइंड एनरोलमेंट रेशो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। और तीसरा इसमें जो इंडिकेटर लिया जाता है वो है आय का एक सूचक, जिसे हम GDP के रूप में लेते हैं। पहले इन्हीं 3 सूचकों के आधार पर 3 तरह के जो इंडेक्स या सूचकांक बनाए जाते थे, जिसमें एक था लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा था शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, और तीसरा था प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। इन तीनों सूचकांकों का सिंपल साधारण माध्य लेकर, सिंपल एवरेज लेकर मानव विकास सूचकांक की रचना कर दी जाती थी। लेकिन आज कल जो है 2010 से, मतलब मुख्य रूप से 2010 में मानव विकास सूचकांक को बनाने का एक नया फॉर्मूला लिया गया है, जिसमें हम सबसे पहले 3 जो डायमेंशंस है उसकी बात कर लें। डायमेंशंस और इंडिकेटर की बात करेंगे सबसे पहले, और फिर उन इंडिकेटर्स के बेस पे किस किस तरह के जो सूचकांक बनाए जाएंगे फिर हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो 3 मुख्य की डायमेंशंस ली गए हैं वो हैं अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबी और स्वस्थ जीवन अवधि, और जिसे मापा जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, जन्म पर जीवन प्रत्याशा से, कि अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
दूसरा जो मेन डायमेंशन लिया गया इसमें वो है शिक्षा प्राप्ति या असेस टू एजुकेशन, और उसे मापा जाएगा मतलब एक तो दो चीज़ों से मापा जाएगा। एक तो है विद्यालय में दाखिले के औसत वर्ष, और दूसरा है विद्यालय में दाखिले के एक्सपेक्टेड या प्रत्याशित वर्ष कितने हैं। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो इसमें डायमेंशन और इंडिकेटर लिए गए हैं, तीसरा है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एक अच्छा जीवन स्तर, और जिसे मापा जाता है प्रति व्यक्ति जीएनआई के द्वारा। तो पीछे जो 2010 से पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब बनाया जाता था उसमें जीडीपी को लिया जाता था, और एजुकेशन सूचकांक के लिए भी उसमें एडल्ट लिटरेसी रेशो और सकल घरेलू नामांकन अनुपात को लिया जाता था। लेकिन 2010 के बाद से इसमें हमने कुछ डायमेंशंस तो वही हैं बेसिकली, लेकिन उसमें जो इंडिकेटर लिए गए हैं उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया 2010 में हमने नया फॉर्मूला अप्लाई किया, और उस फॉर्मूले में हम जो तीन जो सूचकांक बनाते हैं, तीन इंडेक्सेस लिए जाते हैं, उनके नाम इस तरह से हैं। फर्स्ट है हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बनाएंगे, दूसरा एजुकेशन इंडेक्स बनाएंगे जिसमें दो तरह के इंडेक्स होंगे। एक है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, विद्यालय में दाखिले के औसत वर्ष सूचकांक, और इसी में दूसरा आ जाएगा विद्यालय में दाखिले के प्रत्याशित वर्ष सूचकांक, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। इन दोनों को मिला के एजुकेशन इंडेक्स बनाया जाएगा। तीसरा है इनकम इंडेक्स या आय सूचकांक, इनकी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमने अभी पीछे अभी जो जितनी भी बात की, हमने बात की डायमेंशंस की, इंडिकेटर्स की और डायमेंशन इंडेक्स की। वही यहाँ लिए गए हैं कि डायमेंशंस हैं इसमें HDI बनाने में डायमेंशंस है हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उनको जो इंडिकेट करते हैं इंडिकेटर्स, लाइफ जो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को मेज़र किया जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से, नॉलेज को जैसे मैंने अभी बताया एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग से, और इन दोनों की सहायता से एजुकेशन इंडेक्स बनाया जाएगा। और तीसरा जो डायमेंशन है वो है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे मापा जाएगा GNI पर कैपिटा से। तो इन इंडिकेटर्स के बेस पे हमने डायमेंशन इंडेक्स बना दिया, जो अभी हमने बात की थी पिछली स्लाइड में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और GNI इंडेक्स। और इन तीनों की सहायता से, इन तीनों इंडेक्स की सहायता से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट HDI, कि HDI के निर्माण के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पीछे हमने तीन तरह के इंडिसेस की बात की। अब उन्हीं इंडिसेस को यूज़ करते हुए हमने मतलब एक नॉर्मलाइज्ड इंडिसेस बनाने हैं, क्योंकि जो तीन इंडेक्स लिए जो हमने, वो तीनों ही पॉजिटिव इंडेक्स हैं, लेकिन उनकी जो माप है उनके जो वो अलग अलग हैं, इसलिए उनको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको नॉर्मलाइज इंडिसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है द फर्स्ट स्टेप इज in calculating the HDI is to create the dimension indices for the three dimensions, and this is done by normalizing the indicators into indices whose values ranges from 0 to 1 using the minimum and maximum values outlined above. जब हमारे पास इंडिसेस का निर्माण हो जाएगा तो अब हमारा दूसरा स्टेप होगा कि इन तीनों नॉर्मलाइज इंडिसेस का हमने ज्योमेट्रिक मीन लेना है। जो 2010 में जो नया फॉर्मूला, नई मेथडोलॉजी आई है, उसमें ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट को लिया गया है। तीनों जो इंडिसेस हैं उनका हमें ज्योमेट्रिक मीन लेना है, सिंपल अर्थमेटिक मीन नहीं लेना। तो अब हम इसी फर्स्ट स्टेप में की बात करेंगे कि कैसे तीनों इंडेक्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है टू क्रिएट द डायमेंशन इंडिसेस फॉर 3 डायमेंशंस। तो पहला इंडेक्स हमने बात की अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है। इसको निकालने का वही फॉर्मूला है जो हमने इसको नॉर्मलाइज करने का वही तरीका है जो हमने PQLI में लिया था, पॉजिटिव इंडिकेटर्स को नॉर्मलाइज करने का। क्या था वो कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस करनी है और अपॉन करना है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, और ऊपर जैसे LE है, LE को यहाँ खाली छोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी, जिस देश का भी हम HDI कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस देश में कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जिस साल का हम जैसे बना रहे हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस देश की लेनी है यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू उसकी,
और ये जो 20 है ये मिनिमम वैल्यू ली गई है कि मान लीजिए मिनिमम वैल्यू 20 वर्ष है कि सभी देशों के लिए जनरली है ये, और 85 साल हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू है सभी देशों में कि जीवन प्रत्याशा की, जन्म जो हम जिसको बोलते हैं लॉन्गेविटी की। तो यहाँ पर उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना है, एल की जगह आपने एक्चुअल वैल्यू लेनी है, बाकी हमेशा ऊपर इसमें माइनस करना है 20 और अपॉन रेंज लेनी है मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू निकाल के। इसी तरह से आपने सेकंड हमने एजुकेशन इंडेक्स बनाना है, लेकिन एजुकेशन इंडेक्स बनाने के लिए हमें दो तरह के इंडेक्स बनाने पड़ेंगे, एक MYSI मतलब मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स और दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। अब मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स बनाने के लिए वही तरीका है, इनकी जो मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ले लें क्योंकि हमें ऊपर फॉर्मूला में और नीचे भी यूज़ करनी है। तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 15 ली गई है। तो जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का क्या मतलब है कि विद्यालय में दाखिले के औसत वर्ष, या हम कहें वो वर्ष जिसे एक 25 वर्ष की आयु के व्यक्ति या उससे अधिक आयु के व्यक्ति ने विद्यालय में बिताया है, और यहाँ पर उसकी जो वैल्यू ली गई है वो 15 साल या 15 वर्ष है। यहाँ 0 दिखाई नहीं गई है, 15 माइनस 0 ये एक्चुअली 15 मैक्सिमम वैल्यू हुई, और अगर -0 करेंगे मिनिमम वैल्यू तो 15 ही बचेगा, इसलिए यहाँ हमने सिंपल 15 से डिवाइड करके इसको दिखा दिया है। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स कैसे बनेगा, जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग होंगे किसी भी देश के जो एक्चुअल है, ऊपर एक्चुअल वैल्यू आनी है। इंडिया का बना रहे हैं तो एक्चुअल में इंडिया में कितना मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है कि विद्यालय में दाखिले के औसत वर्ष कितने, वो ऊपर ले लेंगे और नीचे 15 से भाग दे देंगे। इसी तरह से एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स बनाना है, उसमें भी क्या करना है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ऊपर ले लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने लेना है 18। अब एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, विद्यालय में दाखिले के प्रत्याशित वर्ष, कि वो वर्ष जिसे एक 5 वर्ष की आयु का बच्चा अपने संपूर्ण जीवन में शिक्षा प्राप्त करने में बिताएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ 18 ली गई है मैक्सिमम, और मिनिमम है 0। और अब जैसे इंडेक्स बनाना है तो ऊपर किसी भी देश में जितने भी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग होंगे उनकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो यहाँ ऊपर ले ली जाएगी और इसको नीचे डिवाइड करना है 18 से। तो इस तरह से ये दो इंडेक्स तैयार हो जाएंगे, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। अब इन दोनों का एवरेज ले लिया जाएगा, जैसे कि आप सबसे पहले ऊपर स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एजुकेशन इंडेक्स कैसे बनेगा, इन दोनों का एवरेज, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स MYS1SI प्लस EYSI, तो ये दोनों इंडेक्स का एवरेज ले लेंगे तो एजुकेशन इंडेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमने तैयार करना है तीसरा इंडेक्स, इनकम इंडेक्स या आय सूचकांक। आय सूचकांक निकालने का भी वही तरीका है, ऊपर एक्चुअल वैल्यू माइनस में मिनिमम और अपॉन मैक्सिमम माइनस में मिनिमम वैल्यू। तो जहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं लॉग GNI खाली छोड़ दिया गया है, तो किसी भी देश में प्रति व्यक्ति GNI जितना होगा वो यहाँ पे ऊपर उसकी वैल्यू आ जाएगी, -100 लिया गया है इसको डॉलर में, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 100 है और यहाँ ली गई है, और 75,000 यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू ली गई है। तो इस तरह से इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इनकम इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकेगा। तो सेकंड, इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, तीनों तरह के इंडेसेस नॉर्मलाइज्ड इंडेसेस बना लिए। तो स्टेप सेकंड है हमारा इन तीनों नॉर्मलाइज्ड इंडेसेस का ज्योमेट्रिक मीन लेना, कि जो भी वैल्यू आएगी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, LEI की जो वैल्यू आई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर की इंडेक्स की जो वैल्यू आई, एजुकेशन इंडेक्स की जो वैल्यू आई, और II यहाँ पे है इनकम इंडेक्स II, इन तीनों की जो वैल्यू आएगी उसका हम ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे तो HDI की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट यहाँ मैं दे रही हूँ आपको, कि जिसमें सबसे पहला रैंक है वो नॉर्वे का है। जनरली नॉर्वे ही फर्स्ट प्लेस पे रहता है काफ़ी सालों से, तो और इंडिया का प्लेस इसमें रहा है 129th। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच लाई करती है। जितनी वैल्यू 1 के नज़दीक होगी वो देश उतना ही ज़्यादा आर्थिक विकास कर रहा होगा। तो यहाँ जैसे कि नॉर्वे है, नॉर्वे की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू है वो है 0.953, मतलब ये बहुत अधिक इसको हाई डेवलपमेंट मतलब जो करने वाली जो कंट्रीज़ में रखा गया है। और भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.64 है, और ये एक तरह से मीडियम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मानव विकास सूचकांक है वो
क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक महत्वपूर्ण सूचक है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आर्थिक विकास का स्तर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मानव विकास सूचकांक पिछले जो विकास को मापने के सूचक हैं उनसे काफ़ी अच्छा मापक है, उनसे काफ़ी अच्छा सूचक है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं, ये भी कमियों से स्वतंत्र नहीं है। तो सबसे पहले जो इसकी मेन कमी है कि ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने का। ये बहुत सारे विकास के महत्वपूर्ण आयामों पर बल विचार नहीं करता, जैसे कि आवास और स्वच्छता की बात आ जाए, प्रदूषण के स्तर की बात आ जाए, अपराध की दर आदि, इनको इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन मानव विकास और भी बहुत सारे आयामों पर निर्भर करता है। सेकेंडली, इसमें लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है, शॉर्ट टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट्स को इसमें कंसीडर नहीं किया गया। थर्ड, हम बात कर लें कि इसमें जो है आय वितरण में प्रति व्यक्ति आय नहीं ली जाती, और आय अगर मान लो असमान रूप से वितरित ही होगी तो लोगों के मौद्रिक कल्याण का प्रति व्यक्ति आय एक अशुद्ध माप ही होगा। नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी चेंजेस वेरी क्विकली एंड आर लाइकली टू बी इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग। मतलब इसमें हम GNI की जब बात करते हैं वो परचेजिंग पावर पैरिटी की पर बेस्ड है, और जो परचेजिंग पावर पैरिटी पर जो बेस्ड वैल्यूज़ होती हैं उसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस आते रहते हैं और जो कि गलत और भ्रामक हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि HDI का भी काफ़ी लिमिटेड स्कोप है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की एक कंप्लीट पिक्चर नहीं पेश करता, और इसके साथ कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स लिए जाने चाहिए ताकि ये मानव विकास का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे सके। थैंक यू।